हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि सर इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ में बेसिक साइंस की क्लासेस भी चलाइए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बेसिक साइंस के कुछ चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अभी कुछ चैप्टर रह गए हैं। दोस्तों, जो चैप्टर रह गए हैं उनको मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करा दूंगा और जो टॉपिक हमारे हो गए हैं उनके हम डेली MCQ करा करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट हो चुका है, हीट एंड टेम्परेचर हो चुका है, वर्क पावर एनर्जी हो चुका है और आपका स्पीड एंड वेलोसिटी हो चुका है। ऐसे कई सारे टॉपिक हो चुके हैं, तो डेली आपको इन चैप्टर्स की MCQ मिलेंगी, क्योंकि ये टॉपिक हम लोगों ने थ्योरी में पढ़े हुए हैं। जो चीज़ हमने समझी हुई है उसके MCQ हम बहुत आसानी से लगा लेंगे और जो टॉपिक रह गए हैं वो जल्दी से कंप्लीट करा करके उनके भी MCQ आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के MCQ। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पास्कल डैश से संबंधित है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा जो थ्योरी वाला सेशन है फिजिक्स का या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग का वो नहीं देखे हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक किया करो और वहाँ से जा के आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने दोपहर में एक वीडियो अपलोड की, ठीक है, उस टाइम आप ऑफलाइन थे, ठीक है, तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं गया, और आप इवनिंग में ऑनलाइन आते हो तब तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप क्या किया करो, एक बार चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो कि कहीं साइंस की कोई नई वीडियो तो नहीं आई है या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग की कोई नई वीडियो तो नहीं आई है। ठीक है, आप जरूर चेक किया करो एक बार इवनिंग में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पास्कल डैश से संबंधित है। तो दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, ऐसे ही पास्कल किसका मात्रक होता है, सिंपल सा हमसे पूछा है, तो किसका मात्रक होता है, प्रेशर का यानी दबाव का। ठीक है, या दाब बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, तो ऊष्मा की इकाई क्या नहीं है, कैलोरी होती है, किलो कैलोरी ये भी होती है और किलो जूल ये भी होता है। जबकि वाट की अगर हम बात करते हैं तो ये शक्ति का मात्रक होता है यानी पावर का मात्रक होता है। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा उसके बारे में थोड़ी उसकी प्रॉपर्टी बता दूंगा, उसकी कुछ बेसिक बातें बता दूंगा। नहीं तो आप अगर नए हमारे चैनल्स के साथ नए जुड़े हैं तो आप MCQ अगर अभी लगा रहे हैं तो इससे पहले अच्छा होगा कि आप लोग पहले थ्योरी वाला सेशन एक बार देख लें प्लेलिस्ट में जा करके, उसके बाद ही MCQ लगाएं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, कैलोरी का मतलब क्या होता है। कैलोरी का मतलब होता है कि हमें 1 ग्राम जल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो जितनी ऊष्मा की मात्रा हमें चाहिएगी वो कैलोरी होगी, 1 कैलोरी होगी। अगर हम किलो कैलोरी की बात करते हैं तो वहाँ ऊपर कितना बढ़ाना था, हमें 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाना था 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि किलो कैलोरी में हमको क्या करना होता है, 1 किलोग्राम जल का, ठीक है, 1 किलोग्राम जल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, ठीक है, हमें जितनी ऊष्मा की मात्रा की ज़रूरत होती है उसको हम किलो कैलोरी बोलते हैं। अगर हम जूल की बात करते हैं तो ये आपको पता है, जो जूल होता है वो SI मात्रक होता है और किलो जूल भी क्या होगा, SI या फिर MKS मात्रक होगा। तो अगर आप नोट करना चाहें तो इन पॉइंट को नोट कर सकते हैं वीडियो को रिवाइज करके। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि कैलोरी, किलो कैलोरी और किलो जूल तीनों ऊष्मा के मात्रक होते हैं, जबकि वाट शक्ति का मात्रक होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों को शायद ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि मैंने आपको कैलोरी की डेफिनेशन में ये बताया है कि 1 ग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, कुछ ये सोचेंगे कि 1 ग्राम का 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए जिस ऊष्मा की जरूरत होती है उसे हम इंटरनेशनल कैलोरी बोलते हैं। ठीक है, ना कि कैलोरी, उसको हम इंटरनेशनल कैलोरी बोलते हैं या फिर उसको हम प्रमाणिक कैलोरी बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम 1 ग्राम जल का हम 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर की दूरी का क्या अर्थ है। क्या 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं, बिल्कुल नहीं। 1000 सेंटीमीटर होते हैं, बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन यानी 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कैंडेला मापने की एक इकाई है, यानी सिंपल सा पूछा गया है कि किस राशि को हम कैंडेला में मापते हैं। तो दोस्तों, क्या हम आर्द्रता यानी नमी को कैंडेला में नापते हैं, तो जवाब होगा नहीं। क्या हम वर्षा को नापते हैं, नहीं। क्या हम टेम्परेचर को नापते हैं, नहीं। हम किसको नापते हैं, प्रकाश तीव्रता को यानी ल्यूमिनियस
इंटेंसिटी को, ठीक है, हम कैंडेला में नापते हैं। अगर मैं बात करता हूँ प्रकाश तीव्रता की, तो ये एक मूल राशि होती है। हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि 7 मूल राशियाँ होती हैं, जिसके अंदर एक प्रकाश तीव्रता भी मूल राशि होती है। और मूल राशियाँ वो होती हैं, ठीक है, जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती। जैसे अगर हम बल की बात करते हैं तो वो द्रव्यमान और त्वरण 2 राशियों पर निर्भर कर रहा है, जबकि प्रकाश तीव्रता किसी पर निर्भर नहीं करती। ऐसे ही ये 7 राशियाँ होती हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा वहाँ से जाकर के। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, बार। यानी कि वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस इकाई में मेजर करते हैं, तो उसको हम मेजर करते हैं बार में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दबाव किसके बराबर होता है। दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने समझा था कि जो वायुमंडलीय दाब होता है या फिर वायुमंडलीय दबाव होता है उसको हम बार में मेजर करते हैं, ठीक है। तो जो आपका बार होता है ना, वो क्या बार होता है, उसका मतलब होता है कि आप एक सेंटीमीटर इधर से लीजिए, 1 सेंटीमीटर इधर से लीजिए, यानी कि आप सेंटीमीटर स्क्वायर आप क्षेत्रफल खींचेंगे, ठीक है। जैसे एक वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, वैसे आप 1 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होगी, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर आप अगर 1 किलो का दबाव डालते हो, यानी उस पर आपने क्या किया, 1 किलो का वजन रख दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 बार बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 बार प्रेशर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 1 बैरल तेल निम्नलिखित में से बराबर है। दोस्तों जब हम किसी लिक्विड को नापते हैं, ठीक है, हमारे पास जैसे लीटर होता है, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास लिक्विड को मेज़र करने के लिए। तो ऐसे ही हमारे पास एक होता है बैरल। तो जब हम 1 बैरल तेल नापेंगे या कोई भी लिक्विड नापेंगे तो उसके अंदर बच्चों कितना लीटर आएगा, तो 1 बैरल के अंदर 159 यानी कि 159 लीटर आता है। कोई भी चीज़ का, कोई भी लिक्विड हो, जैसे हम 159 लीटर अगर हम 1 बैरल में डाल दें तो वो पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो 1 बैरल तेल निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, 159 लीटर के, ठीक है, 159 लीटर के। तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन सही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है। लंबाई की बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं, मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, ऐसे छोटी होती चली जाती हैं, माइक्रोन होती है, फिर नैनो, ठीक है, इस तरह से छोटे होते चले जाते हैं। तो सबसे नीचे जो आती है जिसको हम कहते हैं 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, वो होता है आपका फर्मी मीटर, जो लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो फर्मी मीटर बराबर कितना होगा, ये भी आप नोट पॉइंट में लिख लेंगे। 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी फर्मी मीटर, और यहाँ पर आप डी ऑप्शन लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है, ठीक है। पानी की शुद्धता, पानी की गहराई, पानी का प्रवाह, पानी की मात्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा फ्लो ऑफ वाटर, यानी पानी का प्रवाह, ठीक है। पानी के प्रवाह हम किस में नापते हैं, क्यूसेक में नापते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पानी की मात्रा का, तो उसके तो आपको इतने सारे पता हैं, लीटर होता है, बैरल होता है, बहुत सारे होते हैं, तो ये आपको पता है। पानी की गहराई की हम बात करते हैं, ठीक है, तो समुद्र की गहराई तो हम फैदोमीटर से नापते हैं, जबकि पानी की गहराई हम लोग मीटर वगैरह या इनसे भी माप सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पानी की शुद्धता। पानी की शुद्धता दोस्तों ऐसे नहीं नापी जाती है, उसके लिए तो अलग ही मेजरमेंट किया जाता है। तो क्यूसेक जब भी आपको दिखे तो आपको लगाना है बच्चों फ्लो ऑफ वाटर, यानी पानी का प्रवाह, सी ऑप्शन लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 पारसेक आकाश में सितारे से, यानी स्टार, ठीक है, से संबंधित दूरी को मापने के लिए दूरी की एक इकाई है, यह किसके बराबर होता है। दोस्तों इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए प्रकाश वर्ष के बारे में। यानी प्रकाश 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा उसको हम 1 प्रकाश वर्ष बोलते हैं, और इसका हम यूज़ करते हैं एक तारे से दूसरे तारे के बीच में, या फिर एक खगोलीय पिंड से दूसरे खगोलीय पिंड के बीच में दूरी मेज़र करने के लिए। क्योंकि
किसी भी अगर हम ग्रह की बात करते हैं, चाहे तारों की बात करते हैं या कोई भी पिंड होता है, उनके बीच में इतनी दूरी होती है कि उसको हम मीटर या सेंटीमीटर में इस तरह से मेज़र नहीं कर सकते, किलोमीटर में भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम एक बड़ी इकाई का यूज़ करते हैं जो होती है प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी, ठीक है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब दोस्तों पारसेक की बात करते हैं। तो पारसेक दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। जैसा कि हमने बात किया था दूरी नापने की सबसे छोटी इकाई, तो वो क्या होती थी, फर्मी मीटर, और सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो होती है पारसेक। ठीक है, अब पारसेक होता कितना है, तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष का 3.26 गुना आपका एक पारसेक कहलाता है। तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन देखेंगे, यानी जब हम प्रकाश वर्ष में गुणा कर देंगे 3.26 की, तो हमें मिलेगा एक पारसेक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, और ये दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, मेगावाट उस शक्ति की मापक इकाई है जो उत्पन्न की गई है, खपत की गई है, बचत की गई है, या फिर संचरण में हानि हुई है। ठीक है, तो मेगावाट किस शक्ति की इकाई होती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शक्ति की इकाई तो वाट होती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मेगावाट की, तो ये होती है बच्चों उत्पन्न की गई शक्ति की इकाई। जैसे अभी आप लोगों को काफ़ी करंट में आप लोग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। जैसा कि अभी मध्य प्रदेश में एक सोलर प्लांट लगाया गया था रीवा में, जो काफ़ी बड़ा था और इंडिया का सबसे बड़ा था। ठीक है, तो उसका क्या था, वो 750 के समथिंग मेगावाट बिजली उत्पादन करता था। ठीक है, उसकी ये शक्ति की, तो हमने शक्ति का इकाई कहाँ पर यूज़ किया, जहाँ पर जहाँ पर पावर जनरेट हो रही है। ठीक है, यानी कि उत्पन्न की जा रही है। तो शक्ति जहाँ पर उत्पन्न की जाएगी, पावर जहाँ पर उत्पन्न की जाएगी, उसका जो हम मेजरमेंट करेंगे वो मेगावाट में करेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे प्लांट देखे होंगे जो कोई बताता है कि ये इतने मेगावाट का है, ये वाला इतना मेगावाट का है, तो ये उनका क्या है, ये उनके उत्पादन की दर है, यानी कि उनकी क्षमता है। तो शक्ति की उत्पन्न की गई शक्ति की मापक इकाई होती है मेगावाट। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं वाट, जो शक्ति का मात्रक होता है, यानी पावर का मात्रक होता है, और सेम हॉर्स पावर भी पावर का मात्रक होता है। अब दोस्तों एक हॉर्स पावर की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपको पहले से पता भी होगा कि एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो गलत होने का मतलब ही नहीं। तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, तो सी ऑप्शन आप यहाँ पर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कंडक्टर की विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। ठीक है, क्या फैराडे है, नहीं है, वोल्ट है, नहीं है, एम्पियर है, नहीं है। विद्युत प्रतिरोधकता को इंग्लिश में समझने वाले समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। ठीक है, प्रतिरोध तो आपको याद है ना, प्रतिरोध, वही इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी को हम किस में मापते हैं, तो इसका आंसर होगा ओहमिक मीटर में। ठीक है, यानी ओहम मीटर में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोन बराबर होता है। दोस्तों जब हम लोगों ने माइक्रो वाला, हम लोगों ने ये सारे पढ़े थे कि माइक्रो के अंदर कितना मीटर होता है, माइक्रो के बाद नैनो, फिर पीको, ठीक है, फेमटो, इस तरह से हमने ये सारे पढ़े थे। तो हमने आपसे क्या कहा था कि एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, या फिर एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। लेकिन अगर हमें सारे ऑप्शन आप देखेंगे mm में है, अगर हमारे पास कोई चीज़ मीटर में आती है और हमें mm में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें गुणा कर देंगे 10⁻3 का कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जब मीटर में इसका आंसर मिलेगा माइक्रोन का 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, ये हमें मीटर में मिला, और हमें चाहिए mm में, तो हम 10⁻3 से गुणा करेंगे। तो 10⁻⁻6 गुणा 10⁻3 बराबर क्या होगा, 10⁻−3 mm। ठीक है, तो -3 का क्या मतलब होता है, 1/1000 mm। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, सी ऑप्शन आप लगाएंगे, 1/1000 mm होता है एक माइक्रोन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोन कितनी लंबाई को दर्शाती है। तो दोस्तों सेम वही क्वेश्चन है, एक माइक्रोन की अगर हम बात करते हैं मीटर में, तो 10⁻⁻6 मीटर बताती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सेंटीमीटर में, तो जो भी हमारे पास वैल्यू मीटर में आएगी, उसमें हम कितने की गुणा करेंगे, 100 की गुणा करेंगे, यानी 10⁻2 की गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लगाएंगे बी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है गुप्त ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा को इंग्लिश में कहा जाता है लेटेंट हीट। ठीक है, यानी लेटेंट हीट की एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एसआई मात्रक जो ऊष्मा होती है उसका एसआई मात्रक जूल होता है, तो एसआई में हम किसका यूज़ करेंगे, जूल का ही यूज़ करेंगे। कहीं आपको ऑप्शन में ऐसा दे दे कि कैलोरी प्रति किलोग्राम, तो वो गलत होगा। ठीक है, आपको क्या लगाना है, जूल प्रति किलोग्राम लगाना है। ठीक है, सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ है। ये क्वेश्चन है धूप के चश्मे की पावर क्या होती है। तो दोस्तों इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा कि जो चश्मे होते हैं उनको हम किस पावर में, उनकी पावर क्या होती है, तो उनकी पावर होती है बच्चों डायोप्टर। ठीक है, यानी कि हम डायोप्टर में जो चश्मे की पावर होती है उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं धूप के चश्मे की। तो धूप के चश्मे की कोई पावर नहीं होती, वो जीरो डायोप्टर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन लगाएंगे ए, यानी धूप के चश्मे की पावर है जीरो डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है तारे का रंग इसकी डैश का एक संकेत है। अच्छा क्वेश्चन है, आपका हो सकता है यूनिट एंड मेजरमेंट में ना पूछा जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारे का जो रंग होता है वो क्या संकेत करता है, वो संकेत करता है उसका टेम्परेचर। जैसे हमारा सूर्य है अभी पीले रंग का दिखता है, अगर ये नीले रंग का दिखता तो हम ये कहते हैं कि इसका टेम्परेचर बहुत अधिक है। आप लोगों ने आग जलती हुई देखी होगी, कहीं पर आपको आग दिखती है नीले कलर की, कहीं पर दिखती है लाल कलर की, और कहीं पर दिखती है पीले कलर की। तो क्या होता है, जो नीला कलर होता है वो दर्शाता है हाई टेम्परेचर को, और जो लाल कलर होता है वो दर्शाता है लो टेम्परेचर को, और जो पीला वाला कलर होता है वो बीच में होता है। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि सूर्य का जो रंग है, जो हमारे तारे का रंग है वो पीला है। इसका मतलब है कि वो अपनी आधी उम्र पूरी कर चुका है, और आधी उम्र उसकी अभी बाकी है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो अभी बीच में है, ना बहुत अधिक है और ना बहुत कम है। जब कोई तारा शुरू में बनता है तो उसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, तो वो नीले रंग में होता है। ठीक है, यानी उसको नीली चमक होती है उसके अंदर, और जब वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर घटता जाता है तो फिर वो लाल कलर का दिखने लगता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, तारे का जो रंग होता है उसके टेम्परेचर को बताता है। तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बल की यूनिट यानी बल की इकाई क्या होती है। तो क्या केल्विन होती है, नहीं होती। ठीक है, न्यूटन होती है, तो हाँ न्यूटन होती है। दोस्तों जैसा हमने पढ़ा फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, मास को हम किस में डिनोट करते हैं, किलोग्राम में, और एक्सीलरेशन को हम किस में डिनोट करते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन आप यहाँ पर लगाइएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ठीक है, अधिवर्ष और चंद्रमाह दोनों होते हैं समय के मात्रक। ठीक है, यानी टाइम को बताते हैं, जबकि प्रकाश वर्ष हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये तो दूरी को बताता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, तो ये दूरी का मात्रक होता है, ना कि समय का। तो सी ऑप्शन आप यहाँ पर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है पारसेक इकाई है। तो दोस्तों पारसेक किसकी इकाई होती है, दूरी की। ठीक है, और दूरी का ये सबसे बड़ी इकाई होती है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आप लगाइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका मात्रक होता है। तो दोस्तों ल्यूमेन मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, ठीक है, ज्योति फ्लक्स का। तो यहाँ पर आप ऑप्शन लगाएंगे बी। ठीक है दोस्तों, कभी कभी मुझे ये वाला कुछ ऐसे मात्रक हैं जिनको पढ़ने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है, भले से समझ के पढ़ लो लेकिन भूल जाते हैं। तो इसको मैंने कैसे याद किया था मैं आपको बता दूं। इसमें आपको ज्योति फ्लक्स दिख रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स में क्या है, फल और कस। ठीक है, अगर मैं फ्लक्स को तोड़ता हूं तो क्या बनेगा, फल। ठीक है, यानी कि जो हमारे फल होते हैं, और कस यानी उनको कसो। ठीक है, तो जब हम फलों को कसेंगे तो उनमें से क्या निकलेगा, जूस निकलेगा। और ठीक है, और जब कोई जूस को पिएगा तो वो क्या बनेगा, वो एक नया आदमी बन जाएगा, यानी न्यू मैन बन जाएगा। ठीक है, फलों को कस के जूस निकलेगा और वो न्यू मैन बन जाएगा, यानी नया आदमी बन जाएगा। ठीक है, यानी बॉडी बन जाएगी। ठीक है, तो न्यू मैन आप इसके ऐसे याद कर सकते हो, न्यू मैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जूल निम्नलिखित की इकाई है। तो दोस्तों क्या जूल टेम्परेचर की होती है, नहीं। दाब की, नहीं। बल की, नहीं। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, जूल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, जूल जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक भी होता है, कार्य का मात्रक भी होता है, और ऊष्मा का मात्रक भी होता है। तो ये आपको समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट की इकाई है।
तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा हिंदी में बोलते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर होती है। हम विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। ए ऑप्शन लगाइए। अगला क्वेश्चन है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो दोस्तों मैंने आपको कल जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि हर्ट्ज क्या मापती है? तरंगों की आवृत्ति। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव, ठीक है, यानी किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्ज में। और हम हर्ट्ज को क्या बोलते हैं? 1/सेकंड या फिर सेकंड की पावर -1 भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक है। तो दोस्तों शक्ति का मात्रक क्या होता है? यानी पावर का मात्रक वाट होता है, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है एक खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय इकाई को इंग्लिश में कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी शॉर्ट फॉर्म में एक एयू के बारे में पूछा गया है कि एक एयू क्या होता है। तो दोस्तों ये होता है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, ठीक है। अब औसत दूरी हमने क्यों ली? हम ऐसा क्यों नहीं लिया कि हमने पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ही ले ली? तो दोस्तों इसलिए नहीं ली क्योंकि पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में लगाती है, ना कि वृत्ताकार में। तो दीर्घवृत्त में क्या होता है बच्चों? कभी तो वो सूर्य के पास रहेगी और कभी सूर्य से थोड़ा दूर चली जाएगी। तो ऐसे में उसके सूर्य के और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होगी वो समान नहीं होती सब स्थिति में। तो ऐसे में हम उसकी एक एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं जो उन दोनों के बीच की होती है, उसी को हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर एक खगोलीय इकाई कहते हैं। समझ में आ गया होगा? ए ऑप्शन लगा लीजिए यहां पर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष वह होता है। तो दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा था? प्रकाश वर्ष क्या होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो यहां पर आप ऑप्शन चेक कीजिए, सी ऑप्शन आपको दिख रहा है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, देखिए दाब की इकाई क्या है? अब दोस्तों इसने हमसे यहाँ पर ये नहीं कहा कि ये वायुमंडलीय दाब की बात कर रहा है या फिर जो सिंपल प्रेशर होता है उसकी बात कर रहा है। लेकिन आप ऑप्शन अगर देखेंगे तो ओम यानी ओम तो प्रतिरोध को नापता है, ये नहीं होता, जूल भी नहीं होता, नोट भी नहीं होता, बार बचा। अब ये बार जो होता है ये वायुमंडलीय दबाव का इकाई होता है। तो यहाँ पर हमसे दाब की इकाई यानी दबाव की इकाई पूछी है तो यहाँ भी हम बार ही लगा के आएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में और कोई मात्रक नहीं है दाब का। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ए होगा। नहीं तो अगर हमसे सही क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता कि वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है तब हम लगाते बार, और पूछता कि दाब की इकाई क्या होती है नॉर्मल तो हम लगाते पास्कल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है तो हम बार लगा करके ही आएंगे। ए ऑप्शन लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो दोस्तों कौन सी होती है? डोब्सन होती है। हम लोग डोब्सन में ओजोन जो परत है हमारी उसकी मोटाई को मेजर करते हैं डोब्सन में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आप लगा लीजिए और नोट पॉइंट में ये लिख लीजिएगा जो हमारी ओजोन परत होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। सबसे पहला जो हमारा मंडल है वो है क्षोभ मंडल, उसके बाद जो दूसरा मंडल आता है वो होता है समताप मंडल और उसी में ओजोन परत पाई जाती है जो लगभग हमारी पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तीव्रता की इकाई है। ध्वनि तीव्रता यानी कि जो हमारा साउंड है उसकी हम तीव्रता की बात कर रहे हैं। तो ध्वनि तीव्रता को जो हम नापते हैं वो हम डेसीबल में नापते हैं। कई बार आपको ऑप्शन में डेसीमल और डेसीबल दोनों साथ में मिल सकता है तो हम लोग डेसीबल में नापते हैं ध्वनि तीव्रता को। तो यहाँ पर आप सी ऑप्शन लगा लीजिए। और बाकी अगर हम बात करते हैं तो हर्ट्ज के बारे में आपको पता है, जो आवृत्ति की इकाई होती है, कैलोरी ऊष्मा की इकाई होती है और डाइन बल की इकाई होती है। लेकिन सीजीएस पद्धति में बल का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है जबकि सीजीएस में डाइन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सी ऑप्शन लगाएंगे, ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसीबल है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, एसआई यूनिट की बात की गई है तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, बिल्कुल सही। बल का न्यूटन होता है, ये भी सही। द्रव्यमान किग्रा यानी किलोग्राम की बात की गई है तो द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं, बिल्कुल सही। जबकि दाब को हम पास्कल में नापते हैं, ना कि डाइन में, ठीक है। तो डाइन किसका होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बल का सीजीएस मात्रक होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन लगाइएगा जो गलत है।
अगला क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो 3 ऑप्शन आप देखेंगे जो एलिमिनेट हो रहे हैं, न्यूटन भी नहीं होता, वाट भी नहीं होता, डाइन भी नहीं होता, जूल होता है। ठीक है, और बाकी जितने भी ऑप्शन हैं उनको भी आप लिखते रहिए ताकि आपको याद रहे कि न्यूटन बल का होता है, वाट पावर का होता है यानी शक्ति का होता है, जबकि डाइन ये भी बल का ही होता है सीजीएस पद्धति में। तो यहाँ पर आप ए ऑप्शन लगाएंगे, जूल। और दोस्तों ये आपके यहाँ पर यूनिट एंड मेजरमेंट के सारे एमसीक्यू खत्म हो चुके हैं, यानी हम लोगों ने ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। देखिए ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, क्वेश्चन और भी हैं। जैसे जैसे मुझे लगेंगे कि ये क्वेश्चन आपको कराने ज़रूरी हैं तो उन क्वेश्चन को मैं आपके सामने ज़रूर लेकर के आऊँगा। ठीक है, और सारे टॉपिक्स के एमसीक्यू हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। आपका कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो चाहे बेसिक साइंस हो, सारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसा आप कहेंगे मैथ की क्लासेज अगर आप कहेंगे तो लगा दी जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों यार प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करते रहिए। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के पास भी भेजते रहिए। ठीक है, और अच्छे से अपनी स्टडी करते रहिए और बस लगे रहिए। जय हिंद।